नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए इस मंच पर आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम इस मंच के माध्यम से हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख रचनाकारों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। इस क्रम में आज हम जिस रचनाकार को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, वह रचनाकार हैं रहीम जी। मध्यकाल के उत्तरकालीन दौर के जो रचनाकार के तौर पर इनकी उपस्थिति दर्ज होती है। रहीम के विषय में कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं। तो आइए हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से इनके विषय में जानते हैं। रहीम का जो समय है 1553 से 1626 ईस्वी, यानी 1553 में इनका जन्म हुआ था और 1626 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। कुछ विद्वान जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म 1553 ईस्वी में माना है, अर्थात जो शुक्ल जी हैं वो 1553 में इनकी जो जन्म की स्थिति है उसको तय करते हैं, जबकि वहीं पे डॉक्टर नगेंद्र ने इनका जन्म 1556 ईस्वी स्वीकार किया है और बच्चन सिंह ने इनका जन्म 1556 तथा मृत्यु 1627 ईस्वी में स्वीकार की है। रहीम का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। यह अकबर के नौरत्नों में शामिल थे। अकबर ने इन्हें मीर अर्ज की उपाधि दी थी। ये मीर अर्ज जो इनको उपाधि दी गई थी, कौन दिया था? अकबर ने दिया था। इनके पिता बैरम खां अकबर के अभिभावक के तौर पर कार्यरत थे। रहीम की जो शैली है वो मुक्तक शैली है, यानी जिसमें वो रचना करते हैं वो मुक्तक शैली में अपनी रचनाओं को कहीं ना कहीं सृजित करते हैं। वहीं भाषा की यदि बात करें तो रहीम की जो भाषा है वो ब्रज, अवधी, खड़ी, जो ये खड़ी बोली हम देख पाते हैं, ये तीनों भाषाओं में काफ़ी पारंगत हैं और उनकी रचनाओं में ये तीनों भाषाओं के सम्मिश्रण देखने को मिलते हैं। कुछ बिंदु महत्वपूर्ण हैं जो कहीं न कहीं परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई भी पड़ते हैं। जैसे रहीम ने बाबरनामा का फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया है, यानी जो बाबरनामा है वो रहीम ने उसका फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया है। इनकी अगर उपस्थिति देखें तो ये जहांगीर के समय तक ये विद्यमान थे, यानी अकबर से लेकर जहांगीर तक ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो इस प्रकार हैं, जैसे दोहावली या सतसई, बरवे नाई का भेद, ये अवधी में है, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक तथा रास पंचाध्यायी। इनके द्वारा कुछ अन्य भी ग्रंथ दिखाई पड़ते हैं, जैसे नगर शोभा, फुटकल बरवे, फुटकल कवित सवैया। कवि सवैया में ये मान रखते हैं, इनकी एक खास परंपरा देखने को मिलती है कवि सवैया के सिलसिले में। कवि सवैया में इनकी रचनाएं काफ़ी जोरदार दिखाई पड़ती हैं और इस हिसाब से ही इनकी एक खास पहचान भी तय होती है। खेट कौतुकम एक इनकी रचना है जो ज्योतिष ग्रंथ है और यह संस्कृत फारसी में लिखी गई है। जो खेट कौतुकम रचना है वह ज्योतिष ग्रंथ है। यह माना जाता है कि यह ज्योतिष के आधार पर रचित है और ये संस्कृत फारसी में रचित है। रहीम रत्नावली जो इनके समग्र रचनाओं का एक जगह संकलित किया है वो माया शंकर याज्ञिक ने किया है और इस रहीम रत्नावली के नाम से इसका संपादन किया है। हिंदी साहित्य में रहीम नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और नीतिकार जो ग्रंथ इनके दिखाई पड़ते हैं वो है बरवे नाई का भेद, नगर शोभा। इस तरह के जो रचनाएं हैं उनकी वो नीति पर संबंधित रचनाएं हैं। बरवे नाई का भेद अवधि में लिखा गया प्रथम रीति निरूपण ग्रंथ है। इसकी रचना भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर किया गया है। ध्यान रखिएगा कि जो बरवे नाई का भेद है वो रीति निरूपण ग्रंथ है और इसकी जो रचना है वो भानुदत्त हैं, भानुदत्त की रसमंजरी एक ग्रंथ है, उसके आधार पर किया गया है। मदनाष्टक की जो भाषा है वो खड़ी बोली है, जबकि दोहे ब्रज भाषा में है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो मदनाष्टक है उसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली में है तथा इसके जो दोहे हैं वो ब्रज भाषा में है। रहीम के जो ब्रज भाषा में रचित जो ग्रंथ है वो इस प्रकार है, जैसे दोहावली। दोहावली जो है वो नीति के दोहे इसमें है, यानी इसमें नीतिपरक दोहे संकलित किए गए हैं, इसका नाम दोहावली है। वहीं नगर शोभा में इन्होंने
विभिन्न जाति के जो स्त्रियां हैं उनका वर्णन किया है। तथा एक रचना और आती है जो ब्रजभाषा में, वो है श्रृंगार सोरठा। रहीम के संबंध में आचार्य शुक्ल का जो मत है वो देखने लायक, इसको देखना जरूरी है क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। जैसे तुलसी के समान रहीम के वचन हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर विराजमान रहता था। यानी इनके जो वचन हैं, जैसे कि तुलसीदास जी के जो रचनाएं हैं, जो उनके पंक्तियां हैं, वो जो आमजन है उनके जुबान पे ऐसे रटी हुई दिखाई पड़ती थी। उसी तरह से रहीम के जो कहीं न कहीं पद हैं, जो कहीं न कहीं पंक्तियाँ हैं, वो उसी तरीके से दिखाई पड़ती थी। दूसरी जो यहाँ पर बिंदु है वो यह है कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता है। तो ये भी कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिए। वहीं बच्चन सिंह का जो मत है, बच्चन सिंह के मत को भी देख लेते हैं कि बच्चन सिंह ने बताया है कि रहीम न तो जायसी की तरह सूफी थे और रश खान की तरह वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे, पर भारतीय संस्कृति के प्रति उन्हें गहरा अनुराग था। यानी न तो वे जायसी की तरह सूफी थे और न ही रश खान की तरह से वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे, फिर भी वे भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा अनुराग रखते हैं। यानी यहाँ की जो संस्कृति है उसमें काफ़ी वो ढले हुए दिखाई पड़ते हैं, उस संस्कृति को अपने जीवन में उतारे हुए दिखाई पड़ते हैं। एक बिंदु और जो इम्पोर्टेंट है, मुसलमान होते हुए भी हिंदू देवताओं का श्रद्धापूर्वक स्मरण तथा पौराणिक कथाओं का संदर्भन इस देश की गौरवपूर्ण संस्कृति के प्रति उनकी आस्था का अचूक रहा है। तो इस तरीके से कुछ बिंदुएं जो महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती रही हैं, उन बिंदुओं को लेकर आज हम यहाँ उपस्थित रहे। मुझे आशा है कि ये सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी उम्मीद के साथ पुनः हम अगली क्लास में एक नए रचनाकार को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।